हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो में दोस्तों हम पटवार भर्ती परीक्षा से संबंधित एक मॉडल पेपर की चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका मॉडल पेपर होने वाला है। क्वालिटी एजुकेशन के द्वारा दोस्तों कुछ टाइम पहले आपका ऑफलाइन पेपर आयोजित करवाया गया था, तो उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। काफ़ी शानदार सवाल यहाँ पर आपके दिए गए हैं, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर एकदम डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी पटवार भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और पटवार भर्ती परीक्षा में इस बार फाइनली सिलेक्शन लेना ही चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। हर सवाल को एकदम डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाए और साथ के साथ आप याद करते हुए भी चले। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये आप लोगों के लिए होने वाला है। तो जिन भी विद्यार्थियों को पटवार एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन लेना है वो इस वीडियो को जरूर देखिए। तो पहला सवाल देखिए दोस्तों, और यहाँ पर सारे सवाल हम डिस्कस करने वाले हैं आपके दोस्तों, चाहे वो आपकी इंडियन ज्योग्राफी हो, इंडियन पॉलिटी हो, या फिर आपकी राजस्थान जी के, कंप्यूटर के सवाल, हिंदी के सवाल, सभी प्रकार के सवाल हम यहाँ पर देखेंगे। पहला सवाल देखिए, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है ये भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है ये आपको बताना है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब यहाँ पर 4 दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से जो है वो कर्क रेखा पर आते हैं ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक तो गुजरात से होकर गुजरती है, इसके अलावा आपकी छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है और उत्तर प्रदेश से होकर भी नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब ये 8 राज्य आपके कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए एक ट्रिक आप याद रखिए। ट्रिक क्या हो जाएगी दोस्तों? मगरमच्छ झपटा। क्या ट्रिक हो जाएगी आपकी? मगरमच्छ झपटा। ये वाली ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। अब म से क्या हो जाएगा? यहाँ पर मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो एमपी से आपकी दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है। ग से आपका क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ठीक है। र से आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। तो मगरमच्छ झपटा। अब म से क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? मणिपुर नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। म से मणिपुर नहीं होगा। म से क्या हो जाएगा आपका? मिजोरम हो जाएगा। तो मिजोरम से होकर भी आपकी कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से होकर भी आपकी कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर मगरमच्छ, छ से आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। झपटा, झपटा से क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? झ से आपका क्या हो जाएगा? झ से आपका झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झ से आपका झारखंड यहाँ पर हो जाएगा। प से आपका क्या हो जाएगा? तो प से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। प से पश्चिम बंगाल यहाँ पर हो जाएगा। और टा से क्या हो जाएगा आपका? त्रिपुरा हो जाएगा। तो त्रिपुरा से होकर भी आपकी दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है। तो ये 8 राज्य आपको ध्यान रखने हैं। ट्रिक क्या हो जाएगी? मगरमच्छ झपटा। ठीक है, तो मगरमच्छ झपटा ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। इसमें आपके 8 राज्य आ जाएंगे। तो एक बार किस किस से कौन सा राज्य निकल रहा है वो भी आप देख लेना। मणिपुर जो है दोस्तों ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ये कर्क रेखा पर स्थित नहीं है, ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, तो मणिपुर स्थित है। ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। तो यहां पर क्या पूछा गया है दोस्तों? आरोही क्रम पूछा गया है। ठीक है, भारत जो है ये 7 पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ पर आपसे आरोही क्रम पूछा गया है। तो बताइए दोस्तों, देखो बांग्लादेश कितनी सीमा लगाता है आपका दोस्तों? बांग्लादेश जो सीमा लगाता है वो 4096 की सीमा लगाता है। 4096 किलोमीटर की सीमा लगाता है। चीन आपकी कितनी सीमा लगाता है? तो 3488 किलोमीटर की सीमा आपकी कौन लगाता है? चीन लगाता है। पाकिस्तान कितनी लगाता है? तो पाकिस्तान आपकी सीमा लगाता है दोस्तों 3323 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान लगाता है। और नेपाल कितनी सीमा लगाता है आपका दोस्तों? 1751 किलोमीटर की सीमा लगाता है। तो यहाँ पर आरोही क्रम बताना है। देखो आरोही क्या होता है? छोटे से बड़े की ओर चलना है। और अवरोही क्या होता है? बड़े से छोटे की ओर आपको चलना है। तो आरोही पूछा है यानी छोटे से बड़े की ओर चलना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेपाल 1751, फिर पाकिस्तान 3323, चीन आपका 3488, बांग्लादेश आपका 4096 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऐसा सवाल भी आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिए। अगला सवाल देखिए, ये इंडियन ज्योग्राफी के सवाल है। ठीक है, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय जो है दोस्तों ये किन नदियों के बीच में स्थित है? तो ये भी आपका सिंपल सा सवाल है। यहाँ पर आपको 5 नदियाँ याद करनी होती है और ऐसा सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आता है दोस्तों। कौन कौन सी नदियाँ? सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और एक आपकी ब्रह्मपुत्र आती है दोस्तों। ये 5 नदियाँ आपको याद करनी होती है और इनके बीच में आपके हिमालय आते हैं। तो मैंने आपको बताया सिंधु सतलज के बीच में तो आपका कौन सा हिमालय आता है? पंजाब हिमालय आता है। और पंजाब हिमालय जो है ये सिंधु सतलज के मध्य आ जाएगा। कुमाऊं हिमालय जो है दोस्तों ये किन नदियों के मध्य आता है? तो ये आपका सतलज और काली नदियों के मध्य आपका कुमाऊं हिमालय आता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कुमाऊं हिमालय सतलज और काली के मध्य आता है। नेपाल हिमालय आपका काली और तीस्ता के मध्य आता है। तो नेपाल हिमालय अगर आपसे पूछा जाए तो ये काली और तीस्ता के मध्य आता है। और अगर आपसे असम हिमालय पूछा जाए दोस्तों
तो मैंने आपको क्या बताया, सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य में आपका कौन सा आ जाएगा दोस्तों, असम हिमालय आ जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिए, 4 हिमालय से सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः परवाल द्वीप पाए जाते हैं। तो परवाल द्वीप आपके सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, तो लक्षद्वीप के निकट आपके सामान्यतः परवाल द्वीप पाए जाते हैं, ये बात आप याद रखिए। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर आपका सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ सहायक नदियाँ हैं, दूसरी तरफ आपकी नदी दी गई है। तो प्राणहिता जो है यह आपकी किसकी सहायक नदी है दोस्तों, तो प्राणहिता महानदी की सहायक नदी नहीं है, यही आपका गलत हो जाएगा। प्राणहिता जो है ये आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है दोस्तों, प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदी है। हेमावती किसकी सहायक नदी है, कावेरी की सहायक नदी है। मालप्रभा, घाटप्रभा आपकी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। मंजरा आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं था, तो आपका ए यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर भी कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है, और खनिज से भी सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, तो ये बात भी आप याद रखिए। तांबा चित्रदुर्ग दिया गया है, लोहा अयस्क आपका बेलारी दिया गया है। बेलारी आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, कर्नाटक में हो जाएगा। बेलारी जो है ये कहाँ पर हो जाएगा, आपका कर्नाटक में हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखिए, बेलारी जो है कर्नाटक में लोहा अयस्क की खदान है, ये तो बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ पर पूछा है कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। और तांबा चित्रदुर्ग आपका दिया गया है, जो कि गलत हो जाएगा दोस्तों, ये तांबा चित्रदुर्ग में नहीं है आपका। मैग्नीज भीलवाड़ा यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, तो मैग्नीज भीलवाड़ा भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीज आपका जो है दोस्तों ये कहाँ पर मिलेगा आपको, तो मैग्नीज आपका भीलवाड़ा में आपको नहीं मिलेगा, ये आपका चित्रदुर्ग कर्नाटक में आपको मैग्नीज देखने को मिलेगा। बॉक्साइट कटनी यहाँ पर दिया गया है, तो कटनी जो है ये आपका कहाँ पर है, एमपी में है, और ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका 2 और 4 सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर 1 और 3 आपका सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आप देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एकदम आराम से मैं आपको करवा रहा हूँ सारी चीज़ें, ताकि आपको चीज़ें याद भी रहे दोस्तों। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो अखबारी कागज उद्योग जो है ये निम्न में से किस स्थान पर आपका अवस्थित है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा, आपका नेपानगर में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेपानगर आपका कहाँ पर है, तो एमपी में हो जाएगा। तो नेपानगर आपका एमपी में है, और नेपानगर मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर जिले में आपका दोस्तों ये औद्योगिक नगर स्थित है, अखबारी कागज उद्योग। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। तो एक सवाल आपको दोस्तों सभ्यता से जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपल सा सवाल पूछा गया है, जो हड़प्पा संस्कृति है आपकी, उसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है। तो बताइए पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है दोस्तों, तो ये आपका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आलमगीरपुर यूपी जो है ये आपकी उत्तरी सीमा का, पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है, ठीक है। उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करेगा, मांडा करेगा, जो कि आपका कहाँ पर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। दक्षिणी सीमा का अगर आपसे पूछा जाए निर्धारण कौन करेगा, तो देमाबाद जो है ये आपका दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तरी हो गया, दक्षिणी हो गया, और आपका पूर्वी हो गया। अब पश्चिम अगर आपसे पूछा जाए तो पश्चिम का कौन करेगा दोस्तों, तो सुत का गेंडोर आता है आपका, सुत का गेंडोर जो कि बलूचिस्तान में है, वो आपकी दोस्तों पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। तो ये चारों सीमाएं आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प है, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका असुमेलित है, ये आपको बताना है। विरही मक्का यहाँ पर दिया गया है, तो विरही किसकी किस्म है दोस्तों, ये आपकी मक्का की किस्म नहीं है। विरही किसकी किस्म है, ये आपकी चावल की किस्म है। तो विरही किसकी किस्म है, चावल की किस्म है, तो यहाँ पर ए आपका गलत हो जाएगा। मुदंग यहाँ पर मूंग की किस्म हो जाएगी, इक्षु गन्ना की हो जाएगी, और यव आपकी जौ की किस्म हो जाएगी। तो विरही आप याद रखिए चावल की किस्म है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा यहाँ पर सही रूप से सुमेलित है। तो कौन सा यहाँ पर सही रूप से सुमेलित है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर दीवान ए बंदगान जो दिया गया है फिरोज तुगलक, ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित है, ठीक है। दीवान ए बंदगान फिरोज तुगलक ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित है दोस्तों। दासों की देखरेख के लिए जो विभाग होता था उसे क्या कहा जाता था दोस्तों, तो दासों की देखरेख के लिए जो विभाग होता था उसे कहा जाता था दीवान ए बंदगान, ठीक है। और ये फिरोज तुगलक के समय आपका हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए दीवान ए मुस्तक राज क्या है दोस्तों, तो ये राजस्व विभाग था, ये किसके समय था, आपका अलाउद्दीन खिलजी के समय का था, ठीक है। तो दीवान ए मुस्तक राज आपका अलाउद्दीन खिलजी के समय हो जाएगा। दीवान ए रियासत भी आपकी किसके समय हो जाएगी, अलाउद्दीन खिलजी के समय हो जाएगी। और दीवान ए अर्ज जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। दीवान ए अर्ज आपका सैन्य विभाग था दोस्तों, कैसा विभाग था, सैन्य विभाग था, और ये किसके समय का हो जाएगा, आपका बलबन के समय का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, और चारों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो ये बात आप याद रखिए। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है दोस्तों, एक तरफ पुस्तक दी गई है, एक तरफ आपके लेखक दिए गए हैं। देखिए बच्चों, इस वीडियो को वही बंदा देखेगा जिसको एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, क्योंकि बाकी बच्चे तो राजस्थान जी के पढ़ने में रह जाएंगे। जो अदर चीज़ें पढ़ेगा दोस्तों, सिलेक्शन उसका ही होगा, क्योंकि आपका जो है पटवारी में काफ़ी सारा सिलेबस है।
अदर चीज़ें काफ़ी सारी आती है, जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन आपकी हिस्ट्री आती है। तो इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। तो राज पंचाध्यायी जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, तो ये नंददास के द्वारा आपकी लिखी गई है। चैतन्य भागवत किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, तो चैतन्य भागवत जो है ये आपकी वृंदावन दास के द्वारा लिखी गई है। चैतन्य मंगल है, चैतन्य मंगल आपकी जय नंदा के द्वारा लिखी गई है। और भक्ति रत्नाकर जो है ये नरहरि चक्रवर्ती के द्वारा आपकी लिखी गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। भक्ति रत्नाकर आप ध्यान रखिए, नरहरि चक्रवर्ती ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी काफ़ी बार एग्जाम में आती है ये आपकी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, औरंगजेब ने किसको साहिबात उज्ज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। तो साहिबात उज्ज जमानी की उपाधि औरंगजेब के द्वारा किसको प्रदान की गई थी, तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो बताइए साहिबात उज्ज जमानी की उपाधि औरंगजेब के द्वारा किसको प्रदान की गई थी, तो ये जहां आरा को प्रदान की गई थी। किसको प्रदान की गई थी दोस्तों, जहां आरा को प्रदान की गई थी, ये आप याद रखेंगे। जहां आरा कौन हो जाएगी, तो सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज जो थी उनकी सबसे बड़ी बेटी हो जाएगी आपकी जहां आरा। तो शाहजहां मुमताज की सबसे बड़ी बेटी थी जहां आरा, तो इसके लिए उपाधि हो जाएगी आपकी साहिबात उज्ज जमानी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन से लोकप्रिय आंदोलन 1857 के पश्चात हुए थे, यानी 1857 के बाद में कौन कौन से हुए थे। एक तो आपका संताल विद्रोह यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, संताल विद्रोह यहाँ पर दिया गया है। तो ये कब हुआ था आपका दोस्तों संताल विद्रोह, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है। संताल विद्रोह आपका कब हुआ था दोस्तों, तो 1855-56 में हुआ था। कब हुआ था ये आपका, 1855-56 में हुआ था। तो ये तो आपका राइट आंसर होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है हमसे कौन सा यहाँ पर आपका 1857 के बाद हुआ था, तो संताल विद्रोह इसमें नहीं आएगा। तो यानी एक यहाँ से गया, एक यहाँ से गया और एक यहाँ से गया, 2 3 4 आपका बच रहा है। तो आप ये याद रखिए संताल विद्रोह आपका 1857 की क्रांति के पहले ही हो गया था। ठीक है, नीली क्रांति या नील क्रांति आपकी कब हुई थी दोस्तों, तो ये 1859-60 में हुई थी आपकी। कब हुई थी, 1859-60 में हुई थी। दक्कन कृषक दंगे आपके कब हुए थे, तो ये 1875 में आपके हुए थे। इसके अलावा बिरसा मुंडा विद्रोह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा विद्रोह अगर आपसे पूछा जाए ये कब हुआ था, तो 1899 से 1900 ईस्वी में ये आपका हुआ था। और ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, काफ़ी बार एग्जाम में आता है ये आपका। बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल देखिए, भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई, तो भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई। अच्छा सवाल है आपका दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये आपके दोस्तों 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दोस्तों आपके भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में की गई। महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में जाना जाता है, तो ये भी आपका सिंपल सा सवाल हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 को आपके दोस्तों भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कहां पर आयोजित की गई थी, तो संविधान सभा की जो आपकी पहली बैठक हुई थी दोस्तों वो आपकी कहां पर आयोजित हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को आपकी पहली बैठक हुई थी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को आपकी पहली बैठक हुई थी और ये आपकी दिल्ली में आयोजित हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो 207 सदस्यों ने यहाँ पर भाग लिया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, 207 सदस्यों ने यहाँ पर भाग लिया था। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से आपका कौन सा नहीं लिया गया है, तो मूल अधिकार जो है दोस्तों ये आपके ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिए गए हैं। विधि शासन, विधायी प्रक्रिया, द्विसदन पद्धति ये आपके ब्रिटेन से ली गई है। लेकिन जो मूल अधिकार है दोस्तों ये कहाँ से लिया गया है, ये यूएसए से लिया गया है, यानी कि अमेरिका से लिया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, तो दोस्तों एक बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था और वो ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा किया गया था आपका दोस्तों। ठीक है, 1986 में। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्न में से किसे सौंप सकते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा जो है दोस्तों वो किसको सौंप सकते हैं ये आपको बताना है। और ये अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। तो ये किसे सौंप सकते हैं दोस्तों, लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंप सकते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का जो आपका अनुच्छेद 81 है दोस्तों उसमें आपके लोकसभा की संरचना का प्रावधान दिया गया है। तो लोकसभा की संरचना का प्रावधान आपका 81 में दिया गया है और संविधान में अनुच्छेद 93 जो है दोस्तों उसके अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनती है। किसके कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है, ये आपका 93 में दिया गया है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नीति आयोग की शासकीय परिषद में शामिल है, तो नीति आयोग की जो शासकीय परिषद है इसमें भारत के प्रधानमंत्री, इसके अलावा दोस्तों सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री,
अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। तो यहाँ पर तो उपयुक्त सभी आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन का आपको चुनाव करना है। तो बताइए, इसके माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो ये बात तो बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, इसके द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। इसके माध्यम से 11वीं अनुसूची में कुल 218 विषय जोड़े गए। तो ये गलत हो जाएगा। टोटल आपके 29 विषय यहाँ पर जोड़े गए थे। तो ये आपका गलत हो गया। इसके माध्यम से संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर दोस्तों आपका A, B, D जो है वो सही है, C यहाँ पर आपका गलत हो गया। अच्छा सवाल है, ये भी आपका पूछा जाता है। तो ध्यान रखिए, 18 विषय जो है वो आपका नगर पालिका में हो जाएगा। पंचायती राज की बात की जाए यानी पंचायत की बात की जाए तो वहाँ पर आपके 29 विषय आ जाएंगे। अगला सवाल देखिए, पंचायत अंतरण सूचकांक 2024 में किस राज्य ने समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये आपके करंट अफेयर का सवाल है और काफ़ी शानदार सवाल है। ये कर्नाटक जो है दोस्तों, इसने आपके समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है पंचायत अंतरण सूचकांक के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में फोर्ट विलियम का नाम बदलकर, तो आपका फोर्ट विलियम जो था उसका नाम बदल दिया गया है और उसका नाम विजय दुर्ग कर दिया गया है। तो ये कहाँ पर स्थित था। तो फोर्ट विलियम आपका कहाँ पर स्थित है, ये कोलकाता में स्थित था। इसका नाम बदल दिया गया है और विजय दुर्ग इसका नाम कर दिया गया है। तो कोलकाता आप याद रखेंगे। प्रथम मुख्य सूचना अधिकारी सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो प्रथम मुख्य सूचना अधिकारी सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो बताइए दोस्तों, तो ये आपका नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ये 18 फरवरी को हुआ था आपका नई दिल्ली में। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज पुस्तक के लेखक है। तो लाइफ ऑन मार्स, इसके लेखक आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इसके लेखक आपके नमिता गोखले हो जाएगी। कौन हो जाएगी, नमिता गोखले। अगला सवाल देखिए दोस्तों, युद्धाभ्यास बोंगो सागर 2025 भारत व किस देश के मध्य आयोजित होने वाला अभ्यास है। तो युद्धाभ्यास जो है बोंगो सागर 2025 ये किस किस के मध्य हुआ है। तो नाम से पता लग रहा है बोंगो सागर, ये आपका दोस्तों भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य ये हुआ है। अगला सवाल देखिए, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से आपके मंगलम बिरला जो है दोस्तों, इनको सम्मानित किया गया है। और ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है आपका। ये सवाल आपका जब भी बना है एग्जाम में पूछा गया है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत के किस पहलवान ने कांस्य पदक जीता। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो हुई थी दोस्तों, उसमें आपका किस पहलवान ने कांस्य पदक जीता है। तो बताइए दोस्तों, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका नितेश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 आपकी हुई थी, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया। तो बताइए दोस्तों, भारत, इंग्लैंड, यूएई या पाकिस्तान। यहाँ पर आपको बताना है कहाँ कहाँ पर किया गया था। तो ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों, ये आपका दोस्तों यूएई में हुआ था एक तो, इसके अलावा कहाँ पर हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 3 और 4 यहाँ पर आपका सही है। भारत और इंग्लैंड में इसका आयोजन नहीं हुआ था। अगला सवाल देखिए, अच्छा इसका आयोजन कब से कब तक हुआ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसमें आपका भारत जो है वो विजेता बना था। ठीक है, चैंपियन ट्रॉफी जो हुई थी इसमें भारत विजेता बना था। उप विजेता आपका न्यूजीलैंड रहा था और भारत 12 साल बाद तीसरी बार चैंपियन बना था इसमें, वो भी आप याद रखिए। हाल ही में भारतीय विधि सेवा की पहली केंद्रीय महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया। तो पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया। तो अंजू राठी राणा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, देश का 58वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो माधव टाइगर रिजर्व आपका किस राज्य में हो जाएगा। तो ये आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा और ये आपका 58वां टाइगर रिजर्व है। अगला सवाल देखिए, हिंदी के सवाल आपके आ चुके हैं, तो हिंदी के सवाल भी आपके पूछे जाएंगे और इंपॉर्टेंट सवाल है हिंदी के दोस्तों, ये भी आपको आने चाहिए। निम्न में से किस शब्द में संधि सही है। तो किस शब्द में यहाँ पर संधि सही दी गई है। तो बताइए दोस्तों, तो यहाँ पर पितृ प्लस ऋण जो दिया गया है, पितृण, इसमें संधि आपकी सही हो जाएगी। आत्म प्लस उत्सर्ग जो दिया गया है उसमें आपकी संधि आत्मोत्सर्ग होनी चाहिए, यानी गुण संधि इसमें हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, आपका आत्मोत्सर्ग होगा। क्या होगा दोस्तों, आत्मोत्सर्ग। लेकिन यहाँ पर आत्मोत्सर्ग लिख दिया है तो गलत हो गया। कटु प्लस उक्ति को क्या लिखेंगे अपन, कटुक्ति लिखेंगे, बट कटुक्ति जो लिखेंगे उसमें बड़ी ऊ की मात्रा आएगी। राशि प्लस अंतरण को क्या लिखेंगे दोस्तों, तो राष्ट्रीयंतरण लिखेंगे इसको। यहाँ पर या लगा के गड़बड़ कर दी, यही होना चाहिए था। ठीक है, तो डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का समास विग्रह सही नहीं है। तो किस शब्द का समास विग्रह आपका सही नहीं हुआ है, तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका अनुसरण जो है, शरण जाना के बाद शरण, यानी शरण के बाद शरण, अनुसरण। कष्ट साध्य, कष्ट को साधने वाला,
तो कष्ट साध्य का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, कष्ट को साधने वाला नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, कष्ट से साध्य या कष्ट से साधने योग्य, इसमें करण तत्पुरुष आपका हो जाएगा। तो ये आपका गलत हो गया दोस्तों। बैलगाड़ी से हो जाएगा आपका बैल से चलने वाली गाड़ी, यानी कि इसमें भी आपका करण तत्पुरुष हो गया। न्यूनार्थक, न्यून है जिसका अर्थ, तो ये भी आपका सही दिया गया है, इसमें आपका क्रमधारय समास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी आपका गलत हो गया। निम्न में से किस विकल्प में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो किस विकल्प में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन देखिए। अक, आरण्यक, ठंडक, भोजक, अथ दिया गया है रंगत, संगत, जुगत, एया दिया गया है खिवैया, गवैया, रखैया, और ना दिया गया है झरना, घराना और आपका सुहाना। तो किस में आपका सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पर झरना, घराना, सुहाना जो है इसमें आपका सही प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों, ना का। ठीक है, झरना, नहाना, पालना, गाना, दाना जो है उसमें ना हो जाएगा। लेकिन आपका जो घराना है दोस्तों, इसमें घर प्लस आना हो जाएगा, इसमें ना नहीं होगा, इसमें घर प्लस आना हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, सुहाना में भी आपका सु प्लस आना होगा दोस्तों, तो सुह प्लस आना होगा, तो यहाँ पर सुहाना होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका गलत हो गया डी। बाकी यहाँ पर ये तीनों सही दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है, तो बे उपसर्ग आपका किस शब्द में नहीं है, ऐसा सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आता है। बेचारा, बेईमान, बेचान, बेवकूफ़। तो दोस्तों आपका बेचान जो दिया गया है इसमें आपका बे उपसर्ग नहीं है। बेचारा हो गया, बेईमान हो गया, बेवकूफ़ हो गया, इसके अलावा बेइज्जत हो गया, ठीक है, बेबुनियाद हो गया, बेशरम हो गया, आपका बेहिया हो गया, बेअक्ल हो गया, इनमें सब में बे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको बेचान में बे देखने को नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस समूह में सभी पर्यायवाची नहीं है, तो सभी पर्यायवाची किस समूह में आपके नहीं हैं, तो बताइए दोस्तों। तो गल्ला, दाना और आपका अन्न, शस्य। देखिए यहाँ पर देखिए आप जातवेद दिया गया है, असनी दिया गया है और अरुण दिया गया है। ठीक है, तो जातवेद, असनी, अरुण जो है ये किसके आपके हो जाएंगे, तो जातवेद, असनी, अरुण जो है यहाँ पर आपके किसके हो जाएंगे दोस्तों, ये आपके अग्नि के हो जाएंगे। ठीक है, गल्ला, दाड़िम, यतीम। तो गल्ला, दाड़िम, यतीम ये यहाँ पर दोस्तों सही पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि गल्ला, दाड़िम, यतीम, तो दाड़िम जो होता है उसका मतलब आपका दोस्तों गल्ला नहीं होता है, यानी कि अनाज नहीं होता है। गल्ले का मतलब क्या होता है दोस्तों, अनाज होता है, गल्ले का मतलब अनाज होता है। तो गल्ला, दाना, अन्न, शस्य, तो ये आपका गलत हो गया। अंशु, कलाम, मयूख भी यहाँ पर सही दिया गया है। ठीक है, दाड़िम का मतलब क्या होता है दोस्तों, दाड़िम का मतलब आप याद रखिए, दाड़िम का मतलब होता है आपका अनार। दाड़िम का मतलब होता है अनार, खाने का जो अनार होता है वो। ठीक है, अगला सवाल देखिए। निम्न में से किस विकल्प में विलोम शब्द सही है, तो किस विकल्प में आपका विलोम शब्द सही दिया गया है, तो अज्ञ और अनज्ञ में आपका विलोम शब्द बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आवर्तक का विलोम क्या होगा, अनावर्तक होगा, परावर्तक नहीं होके अनावर्तक होगा, तो यहाँ पर अनावर्तक होगा दोस्तों आपका। ठीक है, उपजीव्य का अगर प्राइवेट ये विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, उपजीव्य का उपजीवी होगा, उपजीव्य का उपजीवी होगा। प्रदोष का क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रदोष का आपका याद रखिए आप प्रत्युष हो जाएगा, प्रदोष का प्रत्युष आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है, तो कौन सा शब्द यहाँ पर सही नहीं है ये आपको बताना है दोस्तों। जिसको कहा ना जा सके, अकथनीय, जो नया नया आया है, नवजात, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न, सूरवीर, नायक, सिरोदात, भिन्न भिन्न देशों की यात्रा करने वाला आपका हो जाएगा देशाटन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी गलत है। जो नया नया आया है वो नवजात कैसे हो जाएगा दोस्तों, जो नया नया आया है उसका मतलब आपका क्या होगा, नवागत होगा, नवजात थोड़ी होगा, नवागत होगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा, नवागत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर तीनों आपके सही है, ये आपका सही नहीं है। तो जिसको कहा ना जा सके अकथनीय हो जाएगा, जो नया नया आया है नवागत हो जाएगा, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न सूरवीर नायक आपका सिरोधात हो जाएगा, और भिन्न भिन्न देशों की यात्रा करने वाला आपका देशाटन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। निम्न में से अशुद्ध शब्द युग्म है, तो यहाँ पर कौन सा आपका अशुद्ध शब्द युग्म है यह आपको बताना है दोस्तों। तो असित यानी काला और असित यानी खाया हुआ। देखो स अलग है यहाँ पर असित का मतलब खाया हुआ है और यहाँ पर असित का मतलब काला है। आरती का मतलब पीड़ा और आरती का मतलब पूजा, तो यहाँ पर दोस्तों आपका गलत हो गया। जो आरती होती है आपकी उसका मतलब आपका पीड़ा होता है, लेकिन जो आरती होती है दोस्तों इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका विराम हो जाएगा। आरती का मतलब क्या हो जाएगा, आपका विराम हो जाएगा। ठीक है, आरती का मतलब विराम हो जाएगा। आरती में जिसमें बड़ी की मात्रा आती है ना उसका मतलब होता है पूजा, जिसमें बड़ी की मात्रा आती है उसका मतलब होता है पूजा। जिसमें आरती में आपकी छोटी की मात्रा आती है ना उसका मतलब क्या होता है, विराम होता है। तो यहाँ पर गड़बड़ होगी, बी आपका गलत हो जाएगा। बाकी उर का मतलब हृदय होता है और उरु का मतलब जांग होता है, ये भी आप याद रखिए। कर्मी का मतलब कीड़ा होता है और कर्मी यानी कर्मचारी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आरती जिसमें छोटी की मात्रा आती है उसका मतलब विराम होगा, जिसमें बड़ी की मात्रा आती है उसका मतलब क्या हो जाएगा, पूजा हो जाएगा। अगला सवाल देखिए।
निम्न में से किस विकल्प में शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द आपका किस विकल्प में हो जाएगा? तो बताइए दोस्तों। यहाँ पर आपका चरमोत्कर्ष दिया गया है, तो ये तो गलत हो गया आपका चरमोत्कर्ष, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, घनकृत यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, तो ये घनकृत भी आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर कैसे होगा ये दोस्तों, ये झनकृत, सॉरी, यहाँ पर होगा आपका झ आएगा, फिर झ के बाद में यहाँ पर बिंदी आएगी आपकी, और ये झंकृत आपका होता है। चरमोत्कर्ष को कैसे लिखा जाता है बता देता हूँ मैं आपको। चरमोत्कर्ष को लिखा जाता है दोस्तों, चरमोत्कर्ष इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर र यहाँ पर लगा दिया तो ये गलत हो गया। फिर इसके बाद आपका आया यहाँ पर तदंतर, तो तदंतर जो है इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसको कैसे लिखा जाता है दोस्तों, इसको लिखा जाता है तदंतर इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका जो है ये दुःस्वप्न जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, दुःस्वप्न। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ पर कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध हो जाएगा? तो आज उसके गुप्त रहस्य का राज खुला, ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। आज उसके गुप्त रहस्य का राज खुला, बाकी यहाँ पर तीनों आपके सही दिए गए हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? तो किस मुहावरे का भावार्थ आपका सही नहीं है ये आपको बताना है। अंडे का शहजादा विवेकहीन होना, तो अंडे का शहजादा विवेकहीन होना कैसे हो जाएगा दोस्तों? तो अंडे का शहजादा यानी कि क्या होगा, उसको अनुभवहीन बोलेंगे हम। यहाँ पर क्या पूछा गया है, कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर ए आपका सही नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसे क्या बोलेंगे हम, अनुभवहीन। क्या बोलेंगे इसे हम, अनुभवहीन। ठीक है, तो अंडे का शहजादा यानी कि अनुभवहीन। खून सूखना, बहुत भयभीत हो जाना, बिल्कुल सही है। गले मड़ना, इच्छा के विरुद्ध। चोटी हाथ में होना यानी वश में होना, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ए आपका गलत हो गया। निम्न में से किसका हिंदी रूपांतरण सही नहीं है? तो किसका हिंदी रूपांतरण यहाँ पर सही नहीं है? तो डेलिब्रेशन यहाँ पर परिसीमन बिल्कुल सही है। कॉन्टीजेंसी यहाँ पर आपका दोस्तों निषिद्ध बिल्कुल सही है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, ये सवाल ही गलत है, यहाँ पर अपने गलत पढ़ लिया। यहाँ पर पूछा है कौन सा यहाँ पर सही है, तो सही यहाँ पर कौन सा है? तो डेलिब्रेशन का मतलब परिसीमन नहीं होता है दोस्तों। डेलीसीमन का मतलब क्या होता है? डेलिब्रेशन का मतलब आपका क्या होता है, विचार विमर्श होता है। क्या होता है? विचार विमर्श। कंटीजेंसी का मतलब आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आकस्मिकता हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, आकस्मिकता हो जाएगी। क्या हो जाएगा दोस्तों, आकस्मिकता। इंडाउमेंट का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ये बिल्कुल सही दिया गया है, अक्षय निधि। तो यहाँ पर सी आपका राइट होगा। बहुत सी बार हम क्या कर रहे हैं, पढ़ने में गलती कर देते हैं और पढ़ने की वजह से हमारा सवाल गलत हो जाता है, तो ध्यानपूर्वक पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्न में से IBM के बारे में सत्य कथन है। तो IBM ये कंप्यूटर के सवाल है आपके। IBM का पूरा नाम आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो जाएगा। ठीक है, इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि इसका मुख्यालय आपका पेरिस में स्थित नहीं है दोस्तों, USA में स्थित है आपका। ठीक है, USA में इसका मुख्यालय स्थित है आपका, न्यूयॉर्क सिटी USA में। इसे बिग ब्लू भी कहा जाता है और वर्तमान में इसके CEO अरविंद कृष्णा है। तो ये बात भी आपकी सही है। अगला सवाल देखिए, निम्न कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में स्विचिंग डिवाइस के रूप में काम में लिया गया। तो माइक्रो प्रोसेसर जो था उसको तीसरी पीढ़ी में स्विचिंग डिवाइस के रूप में काम में लिया गया। क्या ये बात सही है आपकी? दुनिया का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर शक्ति है, जो IIT मद्रास द्वारा बनाया गया था। तो बताइए यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर दोनों आपके सही नहीं है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर के विकास की चतुर्थ पीढ़ी में बनाया गया था, तीसरी में नहीं बनाया गया था, इसे फोर्थ पीढ़ी में आपका बनाया गया था। देखो मैं आराम से करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी खुद की भी तबीयत खराब हो रही है, तो मैं धीरे धीरे आपको चीज़ें करवा रहा हूँ। ठीक है, और दुनिया का जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो कौन सा था आपका दोस्तों? इंटेल 4004 जो था, ये आपका दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर था दोस्तों, जो कि आपका इंटेल कंपनी के द्वारा ही बनाया गया था। तो इंटेल 4004। अगर आपसे भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर पूछा जाए, तो भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर आपका कौन सा हो जाएगा? शक्ति हो जाएगा, जो कि आपका IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पर दुनिया की जगह अगर भारत लिखा होता तो ये आपका सही हो जाता, तो इस वजह से ये आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। अब यहाँ पर आपके दोनों गलत हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर ताप, दाब व गति को मापता है? तो ताप को मापेगा, दाब को मापेगा, गति को भी मापेगा। ऐसा कौन सा कंप्यूटर आपका हो जाएगा दोस्तों? तो ये एनालॉग कंप्यूटर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक व्यक्ति जो कंप्यूटर में इनपुट के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो उसके लिए कौन सा डिवाइस उपयुक्त होगा ताकि वह आसानी से इनपुट कर सके? तो जिसके पास हाथ नहीं है दोस्तों, उसके लिए ऐसा कौन सा डिवाइस है जिससे वो आसानी से इनपुट कर सके? तो ऐसा कौन सा डिवाइस आपका हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका स्पीच रिकग्निशन। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। कौन सा हो जाएगा? स्पीच रिकग्निशन। अच्छा सवाल है आपका, याद रखिए इसे, स्पीच रिकग्निशन। अगला सवाल देखिए, DPI का प्रयोग प्रिंटर रेजोल्यूशन मापने हेतु किया जाता है। तो DPI का प्रयोग प्रिंटर रेजोल्यूशन मापने हेतु किया जाता है। इसके अलावा DPI का जो पूर्ण नाम है आपका वो डॉट पर इंच हो जाएगा। तो डॉट पर इंच इसका पूर्ण नाम हो जाएगा।
DPI जितनी अधिक होगी इमेज उतनी ही खराब होगी। प्रिंटर में टोनर प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर थर्ड आपका गलत हो गया, क्योंकि DPI जितनी अधिक होगी इमेज आपकी उतनी ही अच्छी होगी, खराब थोड़ी होगी, अच्छी होगी। तो यहाँ पर 1, 2, 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सी यहाँ पर आपका सही है। और DPI की फुल फॉर्म आप याद रखिए, डॉट पर इंच। अगला सवाल देखिए, बूटिंग प्रक्रिया के दौरान कंप्यूटर के ऑन होने के दौरान सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर लोड होता है? तो सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर आपका लोड होता है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या आपका BIOS जिसे कहते हैं वो आपका ओपन होगा दोस्तों। MS PowerPoint 365 प्रेजेंटेशन में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो किस शॉर्टकट कुंजी का आपका हाइपरलिंक के लिए प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+K का प्रयोग किया जाता है हाइपरलिंक के लिए। Ctrl+K याद रखिए, ठीक है। अगला सवाल है, मेमोरी डिस्क में अलग अलग स्थानों पर बिखरी फाइलों को एक साथ एकत्रित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो एक साथ एकत्रित करने की प्रक्रिया, जो फाइल आपकी बिखरी हुई है वो आपकी क्या कहलाएगी दोस्तों? तो वो आपकी डिस्क डिफ्रेगमेंटर कहलाती है। तो डिस्क डिफ्रेगमेंटर आपकी कहलाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। देखो, ये जो आपका पेपर है ना, जो मैं आपको करवा रहा हूँ दोस्तों, ये थोड़ा सा हाई लेवल का पेपर है, बात को समझना थोड़ा सा। अगर आप इस पेपर को करते हो दोस्तों, तो आपको एग्जाम में जो सवाल देखने को मिलेंगे ना, वो आपको ईजी सवाल देखने को मिलेंगे। ये एकदम आपके सिलेबस पर आधारित मॉडल पेपर है, सिलेबस पर आधारित पेपर है ये दोस्तों आपका, ठीक है। एक भी सवाल जो है वो आपका सिलेबस के बाहर नहीं है, जो आपका सिलेबस दिया गया है उसके अंतर्गत ही ये पूरा आपका पेपर है दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप एक बार ढंग से जरूर देखना, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल है, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। टाइटल बार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर सत्य कथन आपको बताना है दोस्तों। वर्ड विंडो के सबसे नीचे वाले भाग को टाइटल बार कहा जाता है। तो ये बात गलत होगी, टाइटल बार जो है वो नीचे नहीं होती है दोस्तों, ये आपकी ऊपर होती है। तो ये तो गलत होगी, एक गलत होते हैं आपका दोस्तों, एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही बच रहा है, ऑप्शन बी, ठीक है। यानी केवल यहाँ पर 3 सही है। इस बार पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन स्थित होते हैं। तो ये बात आप याद रखिए। यहाँ पर दूसरा भी आपका गलत हो जाएगा, जब हम उनको आंसर मिल गया तो दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। यहाँ पर आपको सत्य कथन की पहचान करनी है दोस्तों। बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? MS एक्सेल में डॉक्यूमेंट से संबंधित सभी कार्य संपन्न किए जाते हैं। तो MS एक्सेल में डॉक्यूमेंट से संबंधित सभी कार्य आपके संपन्न होते हैं, ये बात आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि MS एक्सेल जो है दोस्तों ये आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट संबंधी चीज़ें नहीं होती है। MS एक्सेल का फॉर्मेट और एक्सटेंशन .xltx होता है। तो .xltx नहीं होता है दोस्तों, .xlsx होता है, ठीक है। ये टी यहाँ पर गलत लिख दिया इन्होंने। MS एक्सेल में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन .xlsx होता है। तो यहाँ पर आपका आना चाहिए दोस्तों xltx, क्योंकि यहाँ पर टेम्पलेट फाइल बोला गया है, तो यहाँ पर टी आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर यानी उन्होंने उल्टा लिख दिया, इसको तो यहाँ पर होना चाहिए था, इसको यहाँ पर होना चाहिए था। तो यहाँ पर तो आपके सभी असत्य हैं, ठीक है। ऑप्शन भी दिया गया है, सभी यहाँ पर आपके असत्य हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, इसके बाद में आपके राजस्थान जीके के सवाल शुरू होने वाले हैं दोस्तों। MS एक्सेल में FU शेड्यूल जो आपका ब्रैकेट दिया गया है, फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग किस में किया जाता है आपका दोस्तों? तो ये आपका निवेश किए गए धन पर ब्याज दर अलग अलग हो तो उस पर धनराशि की गणना करने के लिए किया जाता है। यदि आप स्लाइड का क्रम बदलना चाहते हैं तो किस व्यू ऑप्शन को प्रयोग में लेंगे? तो अगर आपका स्लाइड का क्रम अगर आपको बदलना है तो किस व्यू ऑप्शन का आप प्रयोग करेंगे दोस्तों? तो यहाँ पर स्लाइड शॉर्टर व्यू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाएगा? स्लाइड शॉर्टर व्यू का प्रयोग किया जाता है। MS PowerPoint में किस टैब में पैराग्राफ ग्रुप पाया जाता है? तो पैराग्राफ ग्रुप आपका किस टैब में पाया जाता है? तो ये आपका होम टैब में दोस्तों आपको पैराग्राफ ग्रुप देखने को मिलेगा। अच्छा सवाल है आपका। तो MS PowerPoint में अगर आपको पैराग्राफ ग्रुप देखना है दोस्तों तो होम टैब में आपको जाना पड़ेगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से वो कौन सा प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से इंटरनेट और नेटवर्क डिवाइस आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं? तो ऐसा कौन सा हो जाएगा आपका? TCP और IP हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इंटरनेट का सवाल है। तो इंटरनेट तथा नेटवर्क डिवाइस आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो TCP और IP हो जाएगा। TCP का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ईमेल के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर आपका सत्य है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो बताइए ईमेल के बारे में आपका कौन सा कथन यहाँ पर सत्य हो जाएगा? ईमेल में 5 से अधिक अटैचमेंट नहीं हो सकते हैं, पहला कथन है आपका। इसके अलावा देखिए, भेजे गए अवांछित एवं अनचाहे संदेश को कुकीज कहा जाता है। ईमेल भेजने वाले को रिसीवर तथा प्राप्त करने वाले को सेंडर कहा जाता है। तो यहाँ पर अपन से क्या पूछा गया था दोस्तों? कौन सा यहाँ पर सही है पूछा गया था? तो ये तीनों तो आपके गलत हैं। ईमेल पर संदेश भेजने के लिए SMTP तथा संदेश प्राप्त करने के लिए POP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो मैं आपको बता देता हूँ, ईमेल का पूरा नाम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा,
और ईमेल के जन्मदाता आपके कौन हो जाएंगे? रे टॉमलिंसन हो जाएंगे। रे टॉमलिंसन के द्वारा ईमेल की आपकी खोज की गई थी। ठीक है, ईमेल में कई अटैचमेंट हो सकते हैं, उसमें कोई फिक्स नहीं है आपको इतने अटैचमेंट होंगे, लेकिन उसकी साइज फिक्स है। आप 25 MB की जो फाइल होती है वही ट्रांसफर कर पाते हो। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अब यहाँ पर राजस्थान जीके के सवाल आपके आ चुके हैं। घोसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो घोसुंडी अभिलेख आपका किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों? तो ये आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और अगर आपसे लिपि पूछी जाए तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, और भाषा पूछी जाए तो संस्कृत में लिखा गया है। और ये आपका ऐसा दोस्तों अभिलेख था जिसमें आपको वैष्णव संप्रदाय यानी भागवत संप्रदाय की भी जानकारी मिलती है। ठीक है, घोसुंडी आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो ये आपका कौन से गांव में हो जाएगा दोस्तों? घोसुंडी चित्तौड़गढ़ जिले में हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नगर का ऐतिहासिक नाम शरणवाही नगर था? तो शरणवाही नगर किसका नाम हो जाएगा दोस्तों? ये सिरोही का हो जाएगा आपका। ठीक है, सिरोही को शरणवाही कहा जाता है और इसे ही अर्बुद प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शासक कोटा का प्रथम स्वतंत्र शासक था? तो कोटा का प्रथम स्वतंत्र शासक आपका कौन हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका माधो सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? माधो सिंह हो जाएगा। कोटा प्रारंभ में किसके अंतर्गत आता था? बूंदी राज्य के अंतर्गत आता था। फिर बाद में कोटा का नाम कोटिया भील के नाम पर पड़ा, और जो आपका माधो सिंह था दोस्तों, इसने कोटा राज्य का स्थापना की थी। तो माधो सिंह के द्वारा ही कोटा राज्य की स्थापना की गई थी, इसलिए इसे प्रथम स्वतंत्र शासक कहा गया है। राजस्थान के किस शासक को अपनी बहादुरी, वीरता और आत्मसम्मान एवं बलिदान के लिए जाना जाता है? तो ये आपके कौन हो जाएंगे? अमर सिंह राठौड़ हो जाएंगे दोस्तों। इनको बहादुरी, वीरता और आत्मसम्मान, बलिदान के लिए जाना जाता है। आगे देखिए, निम्न में से किस शासक ने मराठाओं के दबाव में आकर आत्महत्या की थी? तो मराठाओं के दबाव में आकर आत्महत्या किसके द्वारा की गई थी? ये भी आपका अच्छा सवाल है दोस्तों, काफ़ी बार बार आता रहता है। क्या आंसर हो जाएगा? ईश्वरी सिंह यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ईश्वरी सिंह जो है दोस्तों, ये सवाई जयसिंह का ज्येष्ठ पुत्र था, और ये आपका 1743 में राजा बना था। 1743 ईस्वी में ये राजा बना था। इसका भाई जो था और ये जो था, इसके मध्य में आपका दोस्तों युद्ध हुआ था। इसका भाई था माधो सिंह और एक था आपका ईश्वरी सिंह। तो इनके मध्य काफ़ी युद्ध हुए थे दोस्तों, आपने सुना होगा पाटन का युद्ध, काफ़ी सारे युद्ध हुए थे। राजपुताना रियासतों की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो संधियाँ हुई थी उसमें सबसे पहले आपकी करौली ने की थी दोस्तों, हरबख्श पाल के द्वारा। नवंबर 1817 में सबसे पहले करौली के द्वारा की गई थी। फिर कोटा में दिसंबर 1817 में की गई थी। फिर उदयपुर में तो आपकी काफ़ी बात हुई थी, जनवरी 1818 में आपकी उदयपुर में हुई थी। जनवरी 1818 में उदयपुर ने संधि की थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आंसर होना चाहिए? 1, फिर 1 होना चाहिए, फिर 3 होना चाहिए, फिर 2 होना चाहिए। तो 1, 3, 2 आपका किस में दिया गया है? तो 1, 3, 2 आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नीमच छावनी निम्नलिखित में से किस पॉलिटिकल एजेंट के नियंत्रण में थी? तो नीमच छावनी आपके किस पॉलिटिकल एजेंट के नियंत्रण में थी दोस्तों? अच्छा सवाल है आपका। नीमच छावनी किस पीए के नियंत्रण में थी? तो बताइए दोस्तों, ये आपकी मेजर सावर्स के नियंत्रण में हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी गोपाल दास के द्वारा दोस्तों चूरू में आपकी सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो ये 1907 में आपकी की गई थी। ठीक है, स्वामी गोपाल दास भी थे, कन्हैयालाल ढूंढ भी थे, राम मास्टर भी थे, इनके सहयोग से हुई थी। और इसे ही दोस्तों चूरू की कांग्रेस भी कहा जाता है। सर्वहितकारिणी सभा जो है इसे ही चूरू की कांग्रेस भी कहा जाता है। धर्मचंद सुराणा का संबंध किस प्रजामंडल से है? यह सवाल मैंने आपको टेलीग्राम पर अपलोड किया हुआ है। धर्मचंद सुराणा का संबंध आपका किस प्रजामंडल से हो जाएगा? तो सिरोही प्रजामंडल से आपका धर्मचंद सुराणा का संबंध हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, सेट के एग्जाम में आया था ये आपका दोस्तों। तो शुक्र तालाब का निर्माण दोस्तों अकबर के द्वारा आपका नागौर में करवाया गया था। जब आपका नागौर दरबार लगा था 1570 में, उस समय इसका निर्माण करवाया गया था। खेड़ बालोतरा का रणछोड़ जी का मंदिर किस काल की कला का प्रतिनिधित्व करता है? तो रणछोड़ जी का जो मंदिर है दोस्तों, ये किस काल की कला का प्रतिनिधित्व करेगा? गुज्जर प्रतिहार का। तो अगर आपसे पूछा जाए रणछोड़ जी का मंदिर जो है वो खेड़ बालोतरा में आपका स्थित है। शेखावटी क्षेत्र की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। तो शेखावटी क्षेत्र की सबसे बड़ी छतरी आपकी रामगोपाल पोदार की छतरी हो जाएगी। तो रामगोपाल पोदार की छतरी आपकी सबसे बड़ी छतरी हो जाएगी। झिलाए, इसरदा, सामोद आदि ठिकानों की कला किस चित्रशैली से संबंधित है? तो सामोद दोस्तों आपका जयपुर के अंतर्गत आता है। इसरदा आपका दोस्तों सवाई माधोपुर में आ जाएगा, यानी ये सब ढूंढार शैली में आपके आ जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। राजस्थान में कठपुतली उत्पाद व कठपुतली लोगों को किस वर्ष जीआई टैग प्रदान किया गया? तो कठपुतली उत्पाद और कठपुतली लोगो जो है इसको किस वर्ष जीआई टैग दिया गया? यहाँ पर सन आपसे पूछ लिया गया है, तो बताइए भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर आपका 2009 और 2017 आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो कठपुतली कला जो है ये आपकी उदयपुर की प्रसिद्ध है ज़्यादातर तो। ठीक है, कठपुतली जो है ये कौन सी लकड़ी से बनाई जाती है? अगर आपसे पूछा जाए तो अरडू की लकड़ी से बनाई जाती है। तो कठपुतली आपकी अरडू जो होता है इसकी लकड़ी से बनाई जाती है। और कठपुतली उत्पाद को 2009 में
इसके अलावा कठपुतली का जो लोगो है वो 2017 में दोस्तों जीआई टैग दिया गया। उत्पाद को पहले दिया गया और आपका दोस्तों जो कठपुतली लोगो है उसको बाद में दिया गया 2017 में। फल्गुबाई का संबंध किससे हो जाएगा? तो चरी नृत्य से हो जाएगा। राजस्थान की लोक कला से संबंधित श्रीलाल जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्रीलाल जोशी का संबंध आपका भीलवाड़ा से हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपका, फट चित्रकला से संबंधित है आपके। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित का चयन कीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर बताइए दोस्तों। शीतला माता चाकसू बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर असुमेलित का चयन करना है, सवाल को ध्यान से पढ़ लेना है। जीर्ण माता आपका रेवासा शिखर बिल्कुल सही हो जाएगा। सचिया माता सोरसेन दिया गया है तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। सचिया माता जो है ये सोरसेन आपका दिया गया है जो कि गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सचिया माता आपकी कहाँ पर हो जाएगी? तो ये आपकी तो ओसिया जोधपुर में हो जाएगी। सचिया माता कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? ओसिया जोधपुर में आपकी हो जाएगी, तो ये आपका गलत हो गया। सोरसेन 12 में है दोस्तों आपका, और यहाँ पर सोरसेन जो है ये 12 में हो जाएगा। और यहाँ की कौन सी माता प्रसिद्ध है ये आप कमेंट करके बताना। यहाँ पर आपका केवल थर्ड यहाँ पर दोस्तों गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से मेवात का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। तो मेवात का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र आपका भपंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भपंग हो जाएगा। नीचे दिए हुए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी भैया। तो यहाँ पर केवल 1 आपका सही है, केवल ये जो 2 है ये आपका गलत हो गया, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है भैया? ये राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? तो राज्यपाल जो है वो महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत ही करता है। इसमें आपके महाधिवक्ता का उल्लेख दिया गया है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है दोस्तों ये आपकी 164(a) के अंतर्गत होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था आपका दोस्तों? तो 1967 में, 77 में, 80 में और 92 में आपका राष्ट्रपति शासन लगा था, जिसमें से सबसे बड़ा लंबा वाला जो है वो आपका 1992 में हो जाएगा, यानी सर्वाधिक कार्यकाल वाला, और सर्वाधिक कम कार्यकाल वाला आपका 1967 वाला हो जाएगा। तो ये बात भी आप याद रखिए, ठीक है। इस समय आपके कौन थे? 1967 के समय जो है आपके मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे। इस समय आपके हरिदेव जोशी थे 1977 के समय, और यहाँ पर आपके भैरव सिंह शेखावत थे, यहाँ पर भी आपके भैरव सिंह शेखावत थे। तो याद रखिए, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत ये आपके मुख्यमंत्री थे जब आपका राष्ट्रपति शासन लगा था। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? तो जयपुर में आपकी सबसे अधिक विधानसभा सीटें हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता नहीं रहे? तो राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता यहाँ पर कभी भी नहीं रहे हैं, तो ये कौन नहीं रहे हैं? तो ये निरंजन नाथ आचार्य जो है ये कभी भी आपके दोस्तों राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता नहीं रहे हैं। नरेंद्र सिंह रहे हैं, लक्ष्मण सिंह रहे हैं, रामनारायण चौधरी आपके रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव रही है? तो पहली महिला मुख्य सचिव आपकी कौन हो जाएगी? कुशल सिंह हो जाएगी, ठीक है। तो पहली महिला मुख्य सचिव अगर आपसे पूछी जाए तो कुशल सिंह हो जाएगी। और मुख्य सचिव में सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है? तो मुख्य सचिव में सबसे कम कार्यकाल आपका आर.डी. थापर का रहा है। आर.डी. थापर जो है दोस्तों इनका सबसे छोटा कार्यकाल रहा है, तो आर.डी. थापर भी आप याद रखिए अगर फ्यूचर में पूछ लिया जाए। राजस्थान सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सूचना आयोग जो है इसके प्रथम अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे? तो 18 अप्रैल 2006 को इसका गठन हुआ था। 18 अप्रैल 2006 को इसका गठन हुआ था, और प्रथम अध्यक्ष आपके कौन थे? एम.डी. कुरानी हो जाएंगे, ठीक है। दूसरे कौन हो जाएंगे? टी. श्रीनिवासन हो जाएंगे। अभी आपके कौन है? एम.एल. लाठर है। अगला सवाल देखिए, राज्य में लोकायुक्त निम्न में से किस कार्य की जांच कर सकता है? तो लोकायुक्त किस कार्य की जांच कर सकता है ये आपको बताना है। भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, पद के दुरुपयोग। तो लोकायुक्त किसकी जांच यहाँ पर कर सकता है? तो बताइए भैया। तो ये भ्रष्टाचार की जांच कर सकता है, अकर्मण्यता की जांच कर सकता है, पद के दुरुपयोग की जांच कर सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चंबल नदी के संदर्भ में आपको असत्य कथन यहाँ पर बताना है दोस्तों। तो चंबल नदी के संदर्भ में आप असत्य कथन बता दीजिए। तो यहाँ पर 4 कथन आपको दिए गए हैं दोस्तों, तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चंबल नदी राजस्थान में अवनाली का अपर्दन करती है, बिल्कुल सही बात है। चंबल नदी का प्राचीन नाम चमनवती आपको मिल जाएगा, ये भी सही है। चंबल नदी के 84गढ़ से प्रवेश के तुरंत बाद आलनिया नदी बाईं ओर से चंबल में मिलती है, तो क्या ये बात आपकी सही है? तो बताइए भैया ये बात आपकी सही है क्या? तो ये बात आपकी दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया है सवाल में, सही है या सही नहीं है? एक बार देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर असत्य पूछा गया है, यानी कि 1 और 2 तो बिल्कुल सही हो गया आपके। तो 1 और 2 तो सही हो गए, तो ये तो गलत हो गया।
यहाँ पर असत्य पूछा गया है, तो 1 और जिसमें भी आ रहा है 2 वो तो आपका वैसे ही नहीं होगा। अब केवल 3 और केवल 3 4, तो ये आपका गलत है। चंबल नदी पर बने सभी बांधों पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। तो 3 और 4 आपके यहाँ पर गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब चंबल नदी जो है वो 84गढ़ से प्रवेश करती है, तो उसके बाद कौन सी नदी आपकी इससे मिलती है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो ये ब्राह्मणी नदी आपकी मिलती है। कौन सी मिलती है? ब्राह्मणी नदी। आलनिया नहीं मिलती है। कौन सी मिलेगी दोस्तों? ब्राह्मणी नदी आपकी मिलेगी। तो ये बात भी आप याद रखिए, ठीक है। इसे कामधेनु नदी भी कहा जाता है। असुमेलित का चयन कीजिए। हमादा क्या होता है? पथरीला मरुस्थल होता है। बांगर क्या होता है? पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। तल्ली अस्थायी झील होती है। नकलिस्तान आपका रेगिस्तान रेतीला मरुस्थल होता है। तो असुमेलित का चयन करना है भैया, बताइए क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी ही जो है वो दोस्तों असुमेलित है। बाकी हमादा पथरीला मरुस्थल बिल्कुल सही है। बांगर आपकी पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, और खादर जो होती है वो आपकी नवीन जलोढ़ मृदा होती है। तल्ली अस्थायी झीलें होती है दोस्तों। नकलिस्तान क्या होता है? तो रेगिस्तान में जो हरियाली युक्त क्षेत्र होता है, नकलिस्तान जो है वो रेगिस्तान के अंदर जो हरियाली युक्त क्षेत्र है, तो रेगिस्तान में हरियाली युक्त क्षेत्र को नकलिस्तान कहा जाता है। आगे देखिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है दोस्तों। दर्रे दिए गए हैं। पीपली दर्रा कहाँ पर? आपका ब्यावर में हो जाएगा। दर्रे वाले सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। कामली घाट आपका राजसमंद में हो जाएगा। डेबर दर्रा आपका कहाँ पर हो जाएगा भैया? तो डेबर दर्रा आपका उदयपुर में हो जाएगा। सोमेश्वर की नाल आपकी पाली में हो जाएगी। तो बताइए यहाँ पर करेक्ट कौन सा हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए में तो आपका 2 हो गया, बी में आपका 1 हो गया, सी में आपका 4 हो गया, और डी में आपका 3rd हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये कुछ सवाल थे जो हमने डिस्कस किए हैं। इसके बाद आपके इंग्लिश के सवाल दिए गए हैं, तो इनको आप खुद से कर लेना दोस्तों। इसकी PDF में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। साइंस के सवाल हम देख लेते हैं। अगर एक बार चर्चा करना चाहो तो साइंस के सवाल मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। साइंस के सवाल हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 आप देखिए। किस प्रकार की अभिक्रिया में उत्पादों की संख्या अभिकारकों की संख्या से कम होती है? तो अभिकारकों की संख्या से कम होती है उत्पादों की संख्या। ऐसी कौन सी अभिक्रिया आपकी होती है? तो ये संयोजन अभिक्रिया होती है। निम्न में से किसका प्रभाव ध्वनि की गति पर नहीं पड़ता है? तो ध्वनि की गति पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो भैया आपका जो है ध्वनि की आवृत्ति जो है इसका प्रभाव आपकी ध्वनि की गति पर नहीं पड़ता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। यदि किसी चालक में आई है, धारा आई है और उसका प्रतिरोध R है, तो उसमें प्रवाहित ऊर्जा यहाँ पर पूछी गई है। तो ऊर्जा जो है वो क्या होगी आपकी? तो ऊर्जा क्या हो जाएगी दोस्तों आपकी? देखो, ऊर्जा जो होती है वह शक्ति इंटू समय होती है आपकी, ठीक है। शक्ति इंटू समय होती है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? पावर जो होती है इसको हम I² R से लिखते हैं, ठीक है। और अगर इसमें समय से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो I² RT हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से किस यौगिक को वसा में घुलनशील विटामिन नहीं माना जाता है? तो वसा में घुलनशील विटामिन यहाँ पर आपका कौन सा नहीं है? तो बायोटीन नहीं है दोस्तों, ठीक है। बायोटीन का मतलब आपका विटामिन B7 हो गया दोस्तों। और B7 जो है ये आपका जल में घुलनशील है, वसा में घुलनशील नहीं है। तो यहाँ पर वसा में घुलनशील विटामिन नहीं माना जाता है, तो विटामिन बी हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं किया है, इनके नाम दे दिए गए हैं, रेटिनोल, फाइलोक्यूनेन, टोकोफेरोल। तो इनको आपको देखना है। रेटिनोल जो होता है विटामिन ए होता है। टोकोफेरोल जो होता है ये कौन सा होता है? आपका विटामिन ई होता है। इसके अलावा अगर फाइलोक्यूनेन की बात की जाए तो ये कौन सा विटामिन होता है? आपका विटामिन के होता है। तो यहाँ पर बाकी तो आपके जल में घुलनशील है, लेकिन दोस्तों ये बी जो है ये आपका वसा में घुलनशील नहीं माना जाता है, ये आप याद रखेंगे। बी और सी जो है वो आपके जल में घुलनशील होते हैं। अगला सवाल देखिए। निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ पूर्ण प्रोटीन प्रदान करता है? तो पूर्ण प्रोटीन जो है वो आपका अंडा प्रदान करता है दोस्तों। यहाँ पर डी आपका सही होगा। किस अंग को रक्तचाप का प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है? तो रक्तचाप का प्राकृतिक पेसमेकर किसे कहा जाता है? तो ऐसे नोड को कहा जाता है। श्वसन क्रिया में गैसों का विनिमय किस स्थान पर होता है? तो दोस्तों श्वसन की क्रिया में गैसों का विनिमय जो होता है वो किस स्थान पर होता है आपका? तो ये आपका एल्वियोलाई में होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर मोटा मोटा लगभग 100 सवाल मैंने आपको करवाए दोस्तों, ठीक है। बाकी के सवाल जो है वो मैथमेटिक्स के सवाल है, तो इसकी PDF में आपको अपलोड करके दे दूंगा। साथ ही साथ इसकी आंसर शीट भी दे दूंगा ताकि आप एक बार चेकआउट कर लेना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छा लगा है, मैंने आराम से करवाया, आपको डबल स्पीड में देख लेना आराम से, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करना।